1979 में ईरानी अवाम ने यूएस एम्बेसी के सामने ईरान में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया था, सिर्फ एक मांग के साथ, शाह ऑफ ईरान की मौत। इस दौरान एम्बेसी के अंदर हालात पुरसुकून हैं और डिप्लोमेट्स बाहर के कार्निवल और बुलेट प्रूफ शीशों पर मजाक कर रहे हैं। नागरिक वीजा अप्लाई करने के लिए लाइन में खड़े हैं। हेलीकॉप्टर इलाके का घूम फिर कर जायजा ले रहे हैं। इसी वक्त कुछ एहतजाजी दीवार पर चढ़कर अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं और अंदर हिफाजती इंतजाम शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद गुस्से से भरे हुए लोगों का झुंड ताला तोड़कर अंदर घुस जाता है, जिससे डिप्लोमेट्स घबरा जाते हैं। जब सिक्योरिटी ब्रीच ज्यादा सीरियस हो जाता है तो सारी डॉक्यूमेंटेशन तबाह करने के लिए इकदामात किए जाते हैं। शीशे बुलेट प्रूफ नहीं हैं। सिक्योरिटी टीम अपना सामान पहनती है और प्लान बनाती है, जबकि डिप्लोमेट्स अभी भी इस बात पर शक में हैं कि क्या ईरानी पुलिस या हुकूमत उनकी मदद को आएगी। सिक्योरिटी चीफ समझता है कि वह सुपरमैन है। वह बाहर जाकर लोगों का सामना करता है, मगर फौरन गिरफ्तार हो जाता है। वह समझ जाते हैं कि यह उनका मौका है अंदर घुसने का, इसलिए उसकी आंखों पर पट्टी बांधते हैं और सर पर बंदूक रखकर धमकी देते हैं और इस तरह फौरी पास लेकर अंदर आ जाते हैं। इधर हर किस्म की मालूमात किसी भी तरीके से तबाह की जा रही है। एहतजाज करने वाले कुछ डिप्लोमेट्स से राब्ता करते हैं और उन्हें कैद कर लेते हैं। इसी वक्त 6 लोग बिल्डिंग के सीधे स्ट्रीट एक्सेस का फायदा उठाते हैं और भाग जाते हैं। यूएस हुकूमत इस सूरत ए हाल पर बहस करती है और कहती है कि अगर सोवियत होते तो वह कब का ईरान पर हमला कर चुके होते। उनके पास मालूमात है कि 6 डिप्लोमेट्स एम्बेसी से भागकर कनाडियन एम्बेसडर केन टेलर के घर पहुंच गए हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट CIA एजेंट्स पर तनकीद करता है कि उन्होंने ईरान के इनकिलाबी खतरों के हवाले से काम अच्छा नहीं किया और कहता है कि शाह को ईरान वापस देना मुमकिन नहीं, क्योंकि वह कीमोथेरेपी में आधा मर चुका है। फैसला होता है कि इन लोगों पर फोकस किया जाए जो भाग गए हैं, जबकि एम्बेसी में कैद डिप्लोमेट्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है। 10 हफ्तों बाद ईरान की खबरें पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं और अमेरिकी उन विक्टिम्स के लिए दुआ कर रहे हैं। टोनी को एक फोन कॉल मिलती है जिस पर वह फौरन घर से निकलता है और CIA ऑफिस रश करता है। वहां उसका बॉस जैक उसे ईरान के हालात पर ब्रीफ देता है, खास तौर पर उन लोगों के बारे में जो भाग निकले हैं। जब यूएस हुकूमत कोई एक्शन लेने से घबरा रही है, कनाडियन फॉरेन सेक्रेटरी चाहता है कि टेलर मुल्क छोड़ दे क्योंकि उसकी अपनी जान खतरे में है। जैक परेशान है कि एम्बेसी का एक छोटा जीनियस सब लोगों की बंद तस्वीरों का मकबुक साथ ले आया है। ईरानी लोग श्रेड किए गए डॉक्यूमेंट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो यह खतरा पैदा करता है कि उन्हें एस्केपीज का पता चल जाएगा। स्टेट डिपार्टमेंट चाहता है कि CIA इस रेस्क्यू मिशन में कंसल्टेंट्स का काम करे, जो टोनी को हैरान करता है। मीटिंग होती है जहां 6 एस्केप डिप्लोमेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। स्टेट अपना प्लान बताता है कि उन्हें साइकिल्स दी जाएंगी क्योंकि गाड़ियों का ऑप्शन नहीं है रोड ब्लॉक्स की वजह से। यह सुनकर टोनी मजाक करता है कि ट्रेनिंग व्हील्स भी भेज दें। वह कहता है कि यह 300 माइल्स का सफर है और इन्हें टायर पंप के साथ एक सपोर्ट टीम की जरूरत पड़ेगी। लोग उसकी काबिलियत पर सवाल उठाते हैं, मगर जैक उसे एक्सफिल मिशंस का एक्सपर्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। टोनी समझाता है कि उनके पास वक्त नहीं है क्योंकि रेवोल्यूशनरीज जल्द मिसिंग डिप्लोमेट्स का पता लगा लेंगे। दूसरे ऑप्शंस पर भी बहस होती है, मगर टोनी उन्हें बेकार समझता है और कहता है कि ऐसे मिशंस डायरेक्ट इंटरवेंशन मांगते हैं। अमेरिका और ईरान अपनी अपनी डिमांड्स और एहतजाज सामने रखते हैं, जबकि ईरानी लोग श्रेड किए गए डॉक्यूमेंट्स को रिकवर करने में कामयाब हो जाते हैं। टोनी अपने बेटे से फोन पर बात कर रहा होता है जब उसके जहन में एक आइडिया आता है जो वो फौरन मीटिंग में पेश करता है। मीटिंग में टोनी ये प्लान देता है कि वो एक फेक कनाडियन मूवी प्रोडक्शन टीम बनाएगा जो मिडिल ईस्ट ईरान में एक्सोटिक लोकेशन ढूंढने आई होगी। मेंबर्स शक करते हैं कि क्या एक मूवी प्रोडक्शन फेक की जा सकती है। उनके पास पहले से टीचर्स के क्रेडेंशियल्स हैं, मगर टोनी कहता है कि उसका एक कॉन्टैक्ट मदद कर सकता है। आखिर टोनी मेंबर्स को अपने प्लान पर मना लेता है। बदकिस्मती से इसी वक्त ईरानी तस्दीक कर लेते हैं कि कुछ डिप्लोमेट्स मिसिंग हैं और उनकी शिनाख्त और लोकेशन ढूंढने पर काम कर रहे हैं। टोनी मिस्टर चैम्बर्स से मिलने का इंतजाम करता है, जो एक मशहूर डोनट पसंद मूवी प्रोड्यूसर है, और CIA की इजाजत के साथ LA जाता है ये देखने के लिए कि क्या उसका आइडिया हकीकत बन सकता है।
एलए में टोनी उसे सूरत ए हाल बताता है और मदद मांगता है कि एक प्रोडक्शन कंपनी सेटअप करे और मूवी का कवरेज एस्टेब्लिश करे। चैम्बर्स कहता है, तुम हॉलीवुड आना चाहते हो, बड़े आदमी बनकर बगैर कुछ किए, तुम यहाँ बिल्कुल फिट हो जाओगे। वो डिप्लोमेट्स के रोल्स पर बहस करते हैं और मिस्टर चैम्बर मशवरा देता है कि टोनी को एक स्क्रिप्ट और एक प्रोड्यूसर चाहिए ताकि कवर स्टोरी यकीन पजीर लगे। मिस्टर चैम्बर टोनी को लेस्टर नाम के एक मशहूर मूवी प्रोड्यूसर से मिलवाने ले जाता है। उनका प्लान लेस्टर को मजाकिया लगता है। लेस्टर कहता है कि इस मिशन के कामयाब होने के चांस लगभग 0 हैं, लेकिन फिर भी वो साथ चलने पर राजी हो जाता है और स्क्रिप्ट के आइडियाज डेवलप करना शुरू करते हैं। इस वक्त टेलर की बीवी को हाउसकीपर सामना करते हुए पूछती है कि उसके कनाडा से आए दोस्त घर से कभी बाहर क्यों नहीं निकलते, शक करते हुए कि वो अमेरिकन हैं। जब टोनी पॉसिबल स्क्रिप्ट्स पर काम कर रहा होता है, उसे जैक का फोन आता है जो बताता है कि उसके पास सिर्फ 72 घंटे बचे हैं, वरना हुकूमत कोई और ऑप्शन चुन लेगी। फोन रखने के बाद टोनी स्क्रिप्ट्स देख रहा होता है जब उसकी नजर आर्गो पर पड़ती है, एक एडवेंचरस साइंस फिक्शन मूवी। वो ये मिस्टर चैम्बर और लेस्टर को दिखाता है। लेस्टर टोनी को एक स्क्रिप्ट राइटर से मिलवाता है जिसे वो ऑफर देते हैं, लेकिन राइटर मना कर देता है क्योंकि दूसरे उसे 4 गुना ज्यादा पैसे दे रहे हैं। लेकिन लेस्टर के कुछ सही वक्त पर बोले हुए अल्फाज उसे मना लेते हैं कि वो कम पैसों में भी काम कर ले। लेस्टर बात करने का उस्ताद होता है। अगले दिन टोनी का जैक से फोन पर राब्ता होता है। जैक बताता है कि ईरानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी मजबूत होती जा रही है और पूरा बैकग्राउंड चेक लाजमी होगा। टोनी ज्यादा वक्त मांगता है प्रोडक्शन पर काम करने के लिए, मगर जैक कह देता है कि वक्त नहीं है। उसके बाद टोनी, लेस्टर और मिस्टर चैम्बर्स एक बड़ा हॉलीवुड प्रेस इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जहां वो मूवी पर ज्यादा तवज्जो खींचते हैं। इसी वक्त ईरान एक बयान जारी करता है कि कोई सबूत नहीं है कि यूएस एम्बेसी में काम करने वाले लोग डिप्लोमेट्स हैं। वो उन्हें जासूस कहते हैं। साथ ही वो यूएस और सीआईए को दहशतगर्द कहकर शाह की वापसी का मुतालबा करते रहते हैं। बयान के आखिर में वो धमकी देते हैं कि हॉस्टेज ट्रायल्स शुरू किए जाएंगे। प्रेस इवेंट कामयाब रहता है। सबकी निगाह उनकी मूवी पर होती है। आर्गो मैगजीनों में छपता है, पोस्टर गलियों में लगते हैं। ये खबर फैल जाती है। उन्हें एक और लेवल की क्रेडिबिलिटी मिलती है जो शायद ईरानी लोगों को मनाने के लिए काफी हो। टोनी अपने एलए ट्रिप से वापस आता है ताकि स्टेट को प्रोग्रेस दिखाए। मीटिंग फौरन ही बिगड़ जाती है। स्टेट इस आइडिया को बेकार समझता है। टोनी और जैक पीछे नहीं हटते और समझाते हैं कि सिर्फ बुरे आइडियाज हैं और उन्होंने बेहतरीन बुरा आइडिया चुन लिया है। टोनी और जैक की सच्चाई और बेबसी देखकर स्टेट आखिर उन्हें अप्रूवल देता है और आर्गो को सैंक्शन करता है। जैक टोनी को एयरपोर्ट ले जाता है और याद दिलाता है कि अगर वो गिरफ्तार हो गया तो सीआईए उसे क्लेम नहीं करेगी। फ्लाइट से पहले टोनी अपने बेटे को एक खत लिखता है जिसमें अपने बर्थडे पर न आने की माफी मांगता है और कहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। इसी वक्त 6 एस्केपीज अपनी जान के डर में होते हैं, एक मौजे की उम्मीद में, जबकि हालात ज्यादा टेंशन में जाते हैं क्योंकि ईरानी फौजी गलियों में उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। टोनी का पहला स्टॉप इस्तांबुल होता है जो तुर्की का दर उल हुकूमत है, जहां वो एक ब्रिटिश एजेंट से मिलता है जो ईरान के हालात से वाकिफ होता है। वो टोनी को वैल्यूएबल मालूमात देता है कि ईरानी बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम कैसे काम करता है और वहां उसे क्या करना चाहिए। टोनी ईरानी कॉन्सुलेट में वीजा अप्लाई करता है, ठंडे मिजाज से बिहेव करता है और बगैर मसले के वीजा ले लेता है। फिर वो ईरान पहुंचता है और बॉर्डर कंट्रोल आसानी से पार कर लेता है। उसका पहला स्टॉप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गाइडेंस होता है। रास्ते में वो ईरान की सख्त हकीकत देखता है, बड़े प्रोटेस्ट्स, अफरा तफरी, डर, पब्लिक हैंगिंग्स और गलियों में दहशत का माहौल। मिनिस्ट्री में टोनी से पूछा जाता है कि क्या मूवी क्रू सिर्फ उसी पर मुश्तमिल है। टोनी कहता है कि कनाडा से और 6 लोग भी होंगे। पॉसिबल फिल्मिंग लोकेशंस पर बहस होती है और वो फिल्म प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स रिव्यू के लिए जमा करवाता है। बाद में टोनी टेलर से मिलता है जिसने 6 एस्केपीज के लिए कैनेडियन पासपोर्ट्स तैयार कर लिए होते हैं। इन पासपोर्ट्स पर अभी स्टैंप्स लगने हैं और एस्केपीज की पहचान होती है जो 1-2 दिन ले सकती है। टेलर टोनी को कहता है कि काम जल्द खत्म करे।
आखिर टोनी टेलर के घर एस्कपीज से मिलता है। डिनर टेबल पर वो प्लान समझाता है और उन्हें उनके स्क्रीन प्ले देता है। 6 लोगों के दिल में डर गहरा होता है और उनका टोनी के प्लान पर भरोसा कम होता है। वो उस पर और कामयाबी के चांस पर सवाल उठाते हैं। टोनी सब्र से उनकी बेएतिमादी का सामना करता है, उन्हें रिस्क बताता है और जोर देता है कि निकलने का वक्त आ गया है। बाद में एम्बेसडर टोनी को प्राइवेट तौर पर बताता है कि कैनेडियन हुकूमत ने एम्बेसी बंद करने का और ईरान छोड़ने का हुक्म दे दिया है, जिससे एस्कपीज बेपनाह हो जाएंगे। अपने सब शक और शुबहा और डर के बावजूद एस्कपीज समझ जाते हैं कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं और टोनी पर अपनी जिंदगियां भरोसा कर लेते हैं। भरोसा हासिल करने के बाद टोनी उन्हें उनकी नई पहचान से मिलवाता है और जोर देता है कि उसका हर पहलू उन्हें अच्छे से याद हो। वो कल वापस आएगा। टोनी होटल में पासपोर्ट्स पर काम कर रहा होता है जब उसके दरवाजे के नीचे एक खत डाला जाता है। मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड गाइडेंस ने उसकी मूवी के लिए लोकेशन अप्रूव कर ली है और उसे अपनी टीम के साथ ग्रैंड बाजार आने का न्योता देता है। टोनी जैक को फोन करके ये खबर देता है। जैक कहता है कि ये एक ट्रैप है, मगर टोनी समझाता है कि ये उनका ईरान से निकलने का आखिरी मौका है। मना करना सिर्फ मौत की तरफ ले जाएगा। अगले दिन टोनी अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें ग्रैंड बाजार वाली मीटिंग के बारे में बताता है। यह खबर उनमें झिझक, खौफ और टोनी पर ज्यादा बेएतिमादी पैदा करती है, लेकिन वो समझ लेते हैं कि इससे बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं। वहां जाकर वो मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं और उसके रहनुमाई में जगह का जायजा लेते हैं। जब ग्रुप इधर उधर घूम रहा होता है तो उनकी चुपके से तस्वीरें ईरानी इंटेलिजेंस ले लेती है। ग्रुप बाजार की तस्वीरें लेता है जो एक दुकानदार को गुस्सा दिलाती हैं और वो मांग करता है कि उन्हें अपनी ली हुई तस्वीरें दे दें। दुकानदार के साथ झगड़ा बढ़ता चला जाता है और सूरत ए हाल जल्दी बिगड़ने लगती है। रेजा सजेस्ट करता है कि टूर खत्म कर दें, जो वो कर देते हैं। इसी वक्त एक गाड़ी ईरानी फौजियों के साथ टेलर के घर के सामने रुकती है, जहां वो हाउसकीपर से मिलते हैं। ईरानी फौजी उससे पूछते हैं कि टेलर के मेहमान यहाँ कितने दिन से हैं। वो उनका राज नहीं खोलती और आराम से जवाब देती है कि वो सिर्फ 2 दिन से यहाँ हैं। बाजार के परेशान कुन सफर के बाद ग्रुप एम्बेसडर के घर वापस आता है। वो टोनी से पूछता है कि क्या वो कल निकलने के लिए तैयार होंगे और टोनी हाँ कह देता है। सबके शांत हो जाने के बाद टोनी ग्रुप को दोबारा ब्रीफ करता है और तैयार करता है। वो डिस्कस करते हैं कि बॉर्डर कंट्रोल पर उनसे कैसे सवाल हो सकते हैं और अपनी पहचान की डिटेल्स दोबारा याद करते हैं। व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ हैरान होता है कि उन्होंने इस पूरी मूवी प्लान को अप्रूव कैसे किया। टोनी को जैक का फोन आता है जो बताता है कि हुकूमत होस्टेज रेस्क्यू के लिए मिलिट्री ऑपरेशन प्लान कर रही है और आर्गो प्लान कैंसिल कर रही है। हुकूमत अपना फैसला बदल चुकी है। टोनी शॉक हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ एक कदम दूर है डिप्लोमेट्स को ईरान से निकालने से, लेकिन जैक मजबूर है और टोनी को हुक्म मानना पड़ता है। बाद में टोनी अकेला बैठ जाता है, हुकूमत के फैसले पर फ्रस्ट्रेटेड। तभी ग्रुप का एक मेंबर आता है और कहता है कि वो टोनी की दूसरी इंट्रोगेशन के लिए तैयार है। टोनी प्रिटेंड करता है कि कुछ नहीं हुआ और कहता है कि वो तैयार हैं, रिलैक्स हो जाओ। ग्रुप का मूड बेहतर हो जाता है। वो अपनी जिंदगी के सबसे अहम दिन के लिए तैयार हैं। टोनी उन्हें साइड से देख रहा होता है जब एम्बेसडर आता है और बताता है कि उसे फेक पासपोर्ट जलाने का ऑर्डर मिला है। वो सजेस्ट करता है कि टोनी ग्रुप को छोड़कर चला जाए बगैर उन्हें बताए। टोनी लाजवाब हो जाता है, एक स्कॉच की बोतल उठाता है और चला जाता है। होटल पहुंचकर टोनी मायूस होता है, बिस्तर पर बैठकर दीवार को घूरता रहता है। उसे समझ आ जाता है कि अब डिप्लोमेट्स का इंतजार सिर्फ मौत कर रही है। अगली सुबह मिस्टर चैम्बर और लेस्टर को ऑर्डर मिलता है कि अपना सामान बांध लें और मूवी प्रोडक्शन ऑफिस छोड़ दें। इस बीच भागने वाले लोग अपनी आखिरी कोशिश के लिए तैयार हो रहे होते हैं, बगैर जाने कि उनका मुकद्दर बदल चुका है। होटल में टोनी तय करता है कि वो मिशन को वैसे ही पूरा करेगा। वो 6 लोगों को यूं नहीं छोड़ सकता। वो जैक को फोन करता है और कहता है कि वो ऊपर से दिए गए सब ऑर्डर्स के बावजूद अपना काम पूरा करेगा और फोन काट देता है। जैक दौड़कर अपने कलीग के पास जाता है और कहता है कि तेहरान से 7 टिकट दोबारा एक्टिवेट करने होंगे, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है क्योंकि ऊपर से ऑथराइजेशन नहीं है। टोनी एम्बेसडर के घर आता है और 6 लोगों को ले लेता है। इसी वक्त जैक गुस्से में होता है। वो अपने बॉस के पास जाता है, मीटिंग से खींचकर बाहर निकालता है और कहता है कि हुकूमती अप्रूवल लेना जरूरी है।
इस वक्त टोनी और उसका ग्रुप एयरपोर्ट की तरफ होता है और टेलर और उसकी बीवी भी जा रहे होते हैं। जैक CIA ऑफिस में दौड़ता फिरता है ताकि टिकट का मसला हल कर सके। टोनी अपने बहादुर ग्रुप को आखिरी ब्रीफिंग देता है। इमोशंस हाई हैं और सब बहुत सीरियस हैं। वो प्रेशर में टूट नहीं सकते वरना उन्हें मार दिया जाएगा। ग्रुप एयरपोर्ट पहुंचता है और रजिस्ट्रेशन शुरू होती है। एयरपोर्ट का एम्प्लॉई कहता है कि उसके नाम पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। टोनी शांत रहता है और कहता है कि दोबारा चेक करें। इसी दौरान जैक को व्हाइट हाउस से मिशन प्रोसीड करने की ग्रीन लाइट मिलती है और वो तुरंत टिकट्स कंफर्म करवाता है। किस्मत से एम्प्लॉय दूसरी बार चेक में उनकी बुकिंग ढूंढ लेता है। इसी वक्त ईरानी फोर्सेस उन तस्वीरों में से एक को दोबारा जोड़ लेते हैं जो एस्केपर्स की थी। एयरपोर्ट पर ग्रुप का बॉर्डर चेक होता है। पहला स्टेप डिसएम्बार्केशन कार्ड्स का चेक, वो पास कर लेते हैं। टोनी को पता होता है कि अगला चेक पॉइंट मसला करेगा क्योंकि उनके पास एग्जिट पेपर्स नहीं है। आखिरकार बॉर्डर कंट्रोल मिसिंग पेपर्स देख लेता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जबकि ईरानी फोर्सेस बाजार में ली गई तस्वीरों से जोड़ी गई तस्वीर का कंपैरिजन करते हैं। वो एक भागने वाले को पहचान लेते हैं। इंटरोगेशन शुरू होता है क्योंकि बॉर्डर कंट्रोल के पास उनकी एंट्री का कोई सबूत नहीं होता। वो मिनिस्टर ऑफ कल्चर का लेटर दिखाते हैं और किस्मत से वो बॉर्डर कंट्रोल को मनाने के लिए काफी होता है। वो आखिरी चेक पॉइंट पर पहुंचते हैं। पासपोर्ट्स चेक होते हैं और उन्हें बोर्डिंग से मना कर दिया जाता है। उन्हें अलग कमरे में ले जाया जाता है और फर्दर इंटरोगेशन होती है। ग्रुप से लोकल जुबान में सवाल किए जाते हैं। डिप्लोमेट जो ईरानी जुबान जानता है सोल्जर को समझाता है कि वो आर्गो मूवी की फिल्म क्रू हैं और स्क्रिप्ट और मूवी के ड्राइंग्स दिखाता है। उसने अच्छी तैयारी की होती है और स्क्रिप्ट परफेक्टली जानता है। टोनी उसकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान हो जाता है। वो कहानी इतनी शिद्दत से सुनाता है कि सुनने वाले खो जाते हैं और उस पर यकीन न करना नामुमकिन हो जाता है। जब वो खत्म करता है सोल्जर कहता है कि वो जा सकते हैं जब ये वेरीफाई हो जाए कि मूवी असल है। टोनी उन्हें LA ऑफिस का बिजनेस कार्ड देता है। बगैर जाने के मिस्टर चैम्बर्स और लेस्टर अब वहाँ नहीं है। फाइनल बोर्डिंग का ऐलान होता है। सिपाही फैसला करता है कि LA के ऑफिस मिस्टर चैम्बर्स को कॉल करे। मिस्टर चैम्बर्स मुश्किल से फोन उठाता है और अपना किरदार अदा करता है। ईरान में लोकेशन स्काउटिंग की तस्दीक होती है। इसी दौरान ईरानी फोर्सेस को पता चल जाता है कि कैनेडियन फिल्म क्रू असल में US एम्बेसी के डिप्लोमेट्स हैं। वो टेलर के घर पर हमला करते हैं ताकि ग्रुप को ढूंढ सकें। एयरपोर्ट पर ग्रुप को रवानी की इजाजत मिलती है और वो सीधा गेट की तरफ बढ़ जाते हैं। वो आखिरी लोग होते हैं और मुश्किल से वक्त पर पहुंचते हैं। ईरानी एम्बेसडर के घर कोई न मिलने पर वो एयरपोर्ट कॉल करके बताते हैं कि अमेरिकन्स शायद प्लेन में सवार हो रहे हैं। खुशकिस्मती से प्लेन में सब लोग बच जाते हैं क्योंकि ईरानी उनका पता नहीं लगा पाते और वो कामयाबी से टेक ऑफ कर लेते हैं। जब ये ऐलान होता है कि वो ईरानी एयर स्पेस से निकल गए हैं, डिप्लोमेट्स खुशी से रो देते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपनी निजात का लुत्फ उठाते हैं। टोनी बस चुपचाप आंसुओं भरी आंखों के साथ बैठा रहता है, हल्की सी मुस्कान के साथ, लेकिन उसके चेहरे से जाहिर होता है कि वो सुकून महसूस कर रहा है। CIA ऑफिस तस्दीक करता है कि वो सेफ हैं और जैक भी इस खुशी के लम्हे में शरीक होता है। सुकून के इस लम्हे के बाद CIA फैसला करती है कि स्पॉटलाइट में न आया जाए और सारा शुक्रिया कनाडा को दिया जाए। कनाडा का शुक्रिया जिसने उन 6 बहादुर अमेरिकन को बचाया जो हर वक्त अपना हौसला बनाए रखे हुए थे और सही वक्त पर मदद का इंतजार करते रहे। ईरानी हुकूमत ने कनाडा के खिलाफ धमकियां दी, मगर उस वक्त ये सब बैकग्राउंड नॉइज था। असली चर्चा तो इस हीरोइक्स पर थी जो कभी एक बेस्ट बैड ऑप्शन थी, उसे सबसे तारीखी मिशन में बदलकर जो CIA ने कभी अंजाम दिया। टोनी को इंटेलिजेंस स्टार से नवाजा गया जो यूनाइटेड स्टेट्स की क्लैंडस्टाइन सर्विस का सबसे बड़ा अवार्ड है। ईरान हॉस्टेज क्राइसिस का खात्मा 1981 में हुआ जब तमाम हॉस्टेजेस जो कुल 444 दिन कैद में रहे आखिरकार रिहा कर दिए गए। दी एंड।